हेलो एवरीवन, मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कोर्स में अपन अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसके ऊपर के 2 वीडियो हो चुके हैं। और जो चैप्टर है अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि 16 मार्क्स के लिए एमएसबीटी थ्योरी एग्ज़ाम में पूछे जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वर्किंग बता पाओगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो आज की वीडियो में अपन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्कस्ड टुडेज लर्निंग आउटकम ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में अपन सबसे पहले तो अप्लीकेशंस देखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन की, कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ का यूज़ होता है। और उसके बाद में देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करता है, कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर लगे हुए होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, वो अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और उसी के साथ में जो पीओ और पीएसओ मैपिंग आज के वीडियो में मैप हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पीओ मैप हो रहा है वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आज की वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स साइंस का यूज़ होने वाला है और डिसिप्लिन नॉलेज। देन नेक्स्ट पीओ, दैट इज़ PO4, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल टूल्स एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ये यूज़ पीओ मैप होने वाला है। देन नेक्स्टली जो पीओ मैप हो रहा है वो PO6, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है दैट इज़ PO7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये आज की वीडियो से ये पीओस मैप हो रहे हैं। क्लियर है? तो आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो जो रेफ्रिजरेशन है वो कहाँ का यूज़ होते हैं वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो अपन ने पिछले वीडियो में वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े थे। तो जो वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको यूज़ करके वही चीज़ बहुत सारे जितनी भी रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस है उसमें वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही यूज़ होता है। तो उसी के बेसिस के ऊपर में डिफरेंट अप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से देखिए वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। वो जो वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसी के ऊपर में अपने रेफ्रिजरेशन के डिफरेंट अप्लीकेशंस रहते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है रेफ्रिजरेशन का वो रहता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब जो घर के लिए यूज़ होता है, जो घर वाले चीज़ों पे यूज़ होता है उसको बोला जाता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जो सबसे पहली चीज़ यूज़ होती है वो है रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीजर। तो जो अपने घर का सभी के घर में फ्रिज होता है वही एप्लीकेशन है किसका, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है, जो अपने घर का फ्रिज है वही एप्लीकेशन है अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। क्लियर है? देन नेक्स्ट है वाटर कूलर। तो आपने वाटर कूलर देखा होगा अपने कॉलेज में भी, एक वाटर कूलर है जो है स्टोरेज टाइप। स्टोरेज टाइप मतलब क्या होता है कि जो ठंडा करने के बाद में, पानी ठंडा करने के बाद में वो स्टोर करके रखता है, उस वाले टाइप के इसको बोला जाता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। तो जो यहाँ पे पानी ठंडा करके स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। और नेक्स्ट टाइप होता है इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर। इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर मतलब जहाँ पर पानी तुरंत में, जब आपको यूज़ करना है तब तुरंत में पानी ठंडा होता है और तभी आप यूज़ करते हैं। ये जैसे कि बैंक्स और ऑफिसेस वगैरह में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये यूज़ होता है। तो इंस्टेंटेनियस टाइप, तो वाटर कूलर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टोरेज टाइप और एक होता है इंस्टेंटेनियस टाइप। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर, ये डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है रेफ्रिजरेशन की वो रहती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज़ होती है, आइस प्लांट, जहाँ पे भी बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री रहती है, जहाँ पे बर्फ़ बनते हैं वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं कौन सा सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बर्फ़ बनाने के लिए जहाँ पर फैक्ट्रीज में जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उस वाले इसको बोला जाता है आइस प्लांट में यूज़ होता है। और नेक्स्ट होता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बोले तो जहाँ पर अपन बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसको अपने को बहुत दिनों तक के स्टोर करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, बहुत दिनों तक के स्टोर करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, तो वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, जिसको बोलते हैं अपन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। तो
आज का अपना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की एप्लीकेशन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है उसको जानने के पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो पिछले वीडियो में अपन ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो अपन ने देखा था। तो वही चीज़ अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज का वीडियो पढ़ने के पहले, आज का मतलब टॉपिक पढ़ने के पहले, दैट इज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो इसमें जो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो था अपना इवापोरेटर। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? इवापोरेटर। तो इवापोरेटर का क्या काम था कि जो भी ये रेफ्रिजरेंट आ रहा था, ये रेफ्रिजरेंट में क्या कर रहा था, वो जो भी चीज़ अपने को ठंडा करना है, जो भी चीज़ अपने को ठंडा करना है उस चीज़ की ये इवापोरेटर क्या करता था, हीट को एब्जॉर्ब करता था। जो भी चीज़ को अपने को ठंडा करना है उस चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब करता था और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट कर देता था वो कहीं में, वेपर रेफ्रिजरेंट में। तो ये जब इवापोरेटर के अंदर में जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो कौन सा रहता था, अपना लिक्विड फॉर्म में रहता था, और जब इवापोरेटर के बाहर निकलेगा तो वो रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता था अपने वेपर रेफ्रिजरेंट में। तो ये काम था इवापोरेटर का। तो इवापोरेटर क्या करता था, जो भी चीज़ अपने को ठंडी करनी है, अगर पानी ठंडा करना है तो अपन वो पानी को कांटेक्ट में लाएंगे किसके, इवापोरेटर के। तो पानी में की हीट क्या करेंगे, इवापोरेटर ऑब्जर्व करता था और ऑब्जर्व करने के कारण लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करता था वेपर रेफ्रिजरेंट में। उसी तरीके से जो भी चीज़ को अपने को ठंडा करना है वो अपन इवापोरेटर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं। फिर ये वेपर रेफ्रिजरेंट जाता था अपने कंप्रेसर के अंदर में, और कंप्रेसर के अंदर में अपन क्या करते थे, उसको कंप्रेस करते थे। कंप्रेसर के अंदर में उसको कंप्रेस करने के कारण से उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। कंप्रेसर के अंदर में उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता था, बढ़ जाता था। ये ऑपरेटर में अपन क्या करते थे, हीट को एब्जॉर्ब करते थे बाहर से और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करते थे। वो वेपर रेफ्रिजरेंट जाता था अपने कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जब गया तो कंप्रेसर में क्या करते थे, उसका अपन प्रेशर बढ़ाते थे, और जब प्रेशर बढ़ता था तो अपने को टेम्परेचर भी बढ़ जाता था। तो कंप्रेसर के आउटलेट में अपने को मिलता था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। फिर वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपन एक डिवाइस में भेजते थे जिसको बोला जाता था कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता था, जो भी चीज़ अपने को ठंडी करनी है, अभी अपने को कंडेंसर में ये जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उस चीज़ को क्या करना था, ठंडा करना था। तो अभी ये रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है तो ये कंडेंसर क्या करता था, हीट को रिजेक्ट करता था। ये कंडेंसर क्या करता था, वो जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर की हीट को बाहर निकालता था, वो हीट एटमॉस्फेयर में दे देता था। जो कंडेंसर है उसके अंदर की हीट को क्या करता था, वो बाहर निकालता था, और वो बाहर निकाल के अपन किसको दे देता था, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता था। तो ये काम था अपना कंडेंसर का। फिर उसके बाद में कंडेंसर के बाद में वो कंडेंसर के आउटलेट में अपने को मिलता था क्या, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर में क्या होता था, रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो जाता था, मतलब उसके इनलेट में अपना आता था वेपर रेफ्रिजरेंट और उसके आउटलेट में अपने को मिलता था लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो कंडेंसर के आउटलेट में अपने को लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता था जिसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई रहता था। फिर वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर अपन भेजते थे एक डिवाइस में जिसको बोलते हैं एक्सपांशन वॉल, जो कि बहुत सारे टाइप्स के यूज़ होते हैं। कहीं पे कैपिलरी ट्यूब होता है, कहीं पे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल, यहाँ पे बहुत सारे। तो जब ये एक्सपेंशन वॉल से वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता था तो उसका क्या होता था, उसका प्रेशर कम होता था, उसका प्रेशर क्या होता था, कम होता था। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स थे अपने वीसीआरएस साइकिल के, और इसी के बेसिस के ऊपर में अपना जो रेफ्रिजरेशन की जो एप्लीकेशंस देखी अपन ने इसके पहले, ये सारी एप्लीकेशंस जो काम करती है वो ये वीसीआरएस साइकिल के ऊपर में ही काम करती है। तो आप सभी लोगों को ये जो कंपोनेंट्स है, चारों कंपोनेंट्स वीसीआरएस सिस्टम के, इसको अच्छे से याद रखना है, और ये चारों कंपोनेंट्स का आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये क्योंकि यही चारों कंपोनेंट के ऊपर में आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर में आपके जो एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन के, वो काम करते हैं। क्लियर है? तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ऊपर वाला जो कंपोनेंट रहता है, कंपार्टमेंट रहता है, ये कंपार्टमेंट में अपन आइस बनाते हैं। ये कंपार्टमेंट में अपन क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं, जिसको फ्रीज़र बोला जाता है। ये वाला ऐसी जो ये जो दिख रही है डायग्राम, ये ऐसा आपने आपके घर में भी फ्रिज देखा है, तो आप आपके घर के फ्रिज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट रहता है उसको बोला जाता है फ्रीजर, जिसमें अपन आइस बनाते हैं। नीचे वाला कंपार्टमेंट में आप बहुत सारे जो भी चीज़ें आपको ठंडा करना है वो चीज़ को आप यहाँ पे नीचे वाले कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं। और ये इसके पीछे में आपने देखे होंगे एक जाली टाइप में लगा हुआ रहता है, तो वो जाली को क्या बोलते हैं और उसका क्या काम रहता है वो अपन आगे देखने वाले। तो ये अपना इस तरीके से फ्रिज रहता है घर का, जिसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोला जाता है।
तो इसी का ये लाइन डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देखोगे जहाँ पे ऊपर में फ्रीजर जहाँ पे है वहाँ पे एक कॉइल्स लगी रहती है जिसको बोला जाता है इवापोरेटर कॉइल। एक कॉइल लगी रहती है जिसको बोला जाता है इवापोरेटर कॉइल। अभी इवापोरेटर कॉइल ऊपर साइड में क्यों लगा है? क्योंकि अपने को जो सबसे कम टेम्परेचर चाहिए, जो अपने को पूरे फ्रिज में सबसे कम टेम्परेचर चाहिए, वो कहाँ पर चाहिए? ऊपर में फ्रीजर में ही चाहिए। इवापोरेटर कॉइल ऊपर साइड में क्यों लगा है? क्योंकि पूरे फ्रिज में जो सबसे कम टेम्परेचर चाहिए वो अपने को कहाँ पर चाहिए? फ्रीजर में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को आइस वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये ऑपरेटर कॉइल अपन यहाँ पे जब रखते हैं तो यहाँ पे जब अपन ने पानी रखे बर्फ बनाने के लिए, तो ये ऑपरेटर कॉइल क्या करती है? बर्फ में की पूरी हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब करती है। और पूरी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में आपको पता है ये ऑपरेटर का फंक्शन क्या है? ये ऑपरेटर का फंक्शन है कि जब भी इसके अंदर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, इसके अंदर में जो एक्सपांशन डिवाइस से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करना रहता है? इसको कन्वर्ट करना रहता है वेपर रेफ्रिजरेंट में। और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? जिस चीज़ को अपने को ठंडा करना है उससे वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो भी अपन पानी रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो ये पूरी की पूरी हीट क्या करेंगे? ये ऑपरेटर कोई एब्जॉर्ब करेगा। ये पूरी की पूरी हीट को क्या करेंगे? ये ऑपरेटर को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके अंदर में जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है उसको कन्वर्ट कर देगा वेपर रेफ्रिजरेंट में। फिर ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हुआ, ये जाएगा अपना एक डिवाइस में। नीचे साइड में आप देखोगे आपके घर के फ्रिज में तो एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेसर। एक काले कलर का आपको डिवाइस दिखेगा नीचे साइड में। आप अपने घर के फ्रिज में अगर देखोगे तो काले कलर का एक नीचे साइड में एक डिवाइस दिखेगा जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेसर। तो ये पूरी की पूरी लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर से कन्वर्ट हो जाता है तो वो चले जाता है नीचे साइड में। वो चले जाता है नीचे साइड में जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेसर में। तो कॉम्प्रेसर का फंक्शन मैंने वीसीआरएस सिस्टम में बताया है और अभी भी अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड में देखे थे। कॉम्प्रेसर क्या करता है? ये जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट आता है अपना इवापोरेटर से, उसको कन्वर्ट कर देता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में। तो कंप्रेसर में जो भी अपना आएगा पूरा का पूरा ये कंप्रेस्ड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में? वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा अपना हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में। और ये जो इवापोरेटर कॉइल है, ये जो आपकी इवापोरेटर कॉइल है और ये जो कंप्रेसर है, ये दोनों को जो लाइन कनेक्ट करती है उस लाइन को बोला जाता है सक्शन लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? सक्शन लाइन। मतलब ये जो इवापोरेटर कॉइल का आउटलेट है और ये कंप्रेसर का जो इनलेट है, ये दोनों को जो कनेक्ट करने के लिए जो लाइन यूज होती है उसको बोला जाता है सक्शन लाइन। तो फिर उसके बाद में ये जो कंप्रेसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो बना वो चले जाता है अपना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपने दूसरे डिवाइस में चल जाता है जिसको बोला जाता है कंडेंसर। तो आपने आपके फ्रिज के पीछे में एक ऐसा जाली वाला सिस्टम देखा होगा। ऐसा एक जाली बनी हुई रहती है, ये इसके पीछे साइड में। ये जाली वाली सिस्टम को बोला जाता है कंडेंसर। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होता है? अपन ने वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखा है कि जो भी वेपर आ रहा है अपने कंप्रेसर से, वो वेपर को अपन कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है अपने कंप्रेसर से उसको कन्वर्ट करते हैं अपन काय में? लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। तो यहाँ पर भी ये जो अपन ने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेसर है, ये इसको अपन ने भेजते ये कॉइल से। ये जब कॉइल से जाता है ये कंडेंसर कॉइल से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। तो आपने ऐसे पीछे में एक जाली देखे होंगे आपके फ्रिज में। ये जाली का काम क्या है? ये जो एटमॉस्फेयर की एयर है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, ये जो भी अपने एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपने जो भी रूम में ये फ्रिज को रखा है, तो वो रूम में जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो पूरी की पूरी एयर पास होती है किससे? ये जाली के ऊपर से। ये जाली के ऊपर से पूरी की पूरी एयर पास होती है। और जब जाली के ऊपर से ये पूरी एयर पास होती है तो ये एटमॉस्फेयर के एयर का टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। ये एटमॉस्फेयर के एयर का टेम्परेचर कम रहता है, जबकि अपना सराउंडिंग का टेम्परेचर जो उसका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो कंडेंसर के अंदर से फ्लो रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो अपने को पता है हीट ऑलवेज फ्लो होती है कहाँ से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऊपर में। तो ये जो कंडेंसर के अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है ये अपनी हीट दे देता है किसको? ये अपनी हीट दे देता है वेपर ये एटमॉस्फेयर की एयर को। ये अपनी हीट दे देता है एटमॉस्फेयर की एयर को। तो अपन ने देखे थे कि कंडेंसर में जो हीट रहती है वो हीट रिजेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये अपनी हीट दे देता है किसको? एटमॉस्फेयर में ये अपनी हीट दे देता है। और एटमॉस्फेयर में अपनी हीट देने के कारण से ये वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। फिर उसके बाद में ये जो रेफ्रिजरेंट है ये अपना यहाँ पर कंडेंसर के आउटलेट में अपने को लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है और वो चले जाता है फिर अपने कहाँ पर? एक्सपांशन डिवाइस में। ये चले जाता है कहाँ पर? एक्सपांशन
डिवाइस में। अभी एक्सपांशन डिवाइस में क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एक्सपांशन डिवाइस यूज होते हैं, जो कि अपना फ्रिज जो है, यहाँ पे फ्रिज में अपना यूज होता है कौन सा, कैपिलरी ट्यूब। अब फ्रिज में जो एक्सपांशन डिवाइस होता है वो कैपिलरी ट्यूब होता है। कैपिलरी ट्यूब बोले तो एक ऐसा डिवाइस जिसका डायमीटर, जो ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा रहता है, ऐसा डिवाइस जिस ट्यूब का डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा रहता है उस वाले ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन डिवाइस अपन अपने घर में के फ्रिज में यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में जैसा ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा कंडेंसर के बाद में, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हरदम एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। और एक्सपांशन डिवाइस ही कंट्रोलिंग डिवाइस रहता है पूरे सिस्टम का। वेपर कंप्रेशन में जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, एक्सपांशन डिवाइस। तो ये आपको याद रहना चाहिए हरदम कि जो वीसीआरएस सिस्टम है वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, एक्सपांशन डिवाइस। तो यहाँ से जो भी अपनी फ्रिज जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो पास होता है एक्सपांशन डिवाइस से, और एक्सपांशन डिवाइस से जब पास होता है तो उसका प्रेशर कम होता है, और वो फिर कम प्रेशराइज्ड जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना फिर से चल जाता है कहाँ पे, ऑपरेटर कॉइल में। तो इस तरीके से आपका घर का फ्रिज काम करता है। अभी ये जो नीचे की जो डिवाइसेस है, ये जो नीचे के डिवाइसेस है, ये यहाँ पर जो अपन सामान रखे हैं ये किस तरीके से ठंडा होता है। तो जब आप यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जब यहाँ पे जो भी चीज़ है, यहाँ पे जो भी एयर है उसमें की हीट को जब ऑपरेटर कॉइल ऑब्जॉर्व करता है, तो जो भी चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हो जाती है ठंडी। और जब भी कोई चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो नीचे साइड में फ्लो होता है। कोई भी चीज़ जब ठंडी रहती है वो नीचे साइड में फ्लो होती है, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वो ऊपर साइड में फ्लो होता है। तो जब अपन ने यहाँ पर ये फ्रीजर में उसकी में की हीट को एब्जॉर्ब की है, वो एयर में की हीट को एब्जॉर्ब की, तो वो ठंडी हो जाएंगी। तो ठंडी हो जाएंगी तो वो एयर फ्लो होना चालू करेंगी कहाँ पर, नीचे साइड। वो एयर फ्लो होना चालू करेंगी कहाँ पर, नीचे साइड। ये एयर, ये जो नीचे के कंपार्टमेंट है, आप अपने घर के इसमें देखे होंगे तो जाली बनी हुई रहती है, जो नीचे में जहाँ पे आप सामान रखते हो वो जाली बनी हुई रहती है। वो जाली किसके लिए रहती है, ताकि वो हीट वो जालियों से नीचे पूरे नीचे वाले कंपार्टमेंट तक के चले जाए। और जब ये एयर नीचे तक के जाती है तब क्या होता है कि ये जो एयर है, ये जो भी सामान रखा है उसमें का टेम्परेचर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसमें के टेम्परेचर को क्या कर देती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है तो ये एयर जो ठंडी रहती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण से ये एयर फिर से चली जाती है ऊपर साइड में फ्लो होती है, और ये यहाँ पे आ जाती है कहाँ पर, अपने ये ऑपरेटर कॉइल में। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो फ्रिज का सिस्टम है ये काम करते रहता है। ये पूरा का पूरा जो आपकी फ्रिज है ये काम करते रहती है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर ये जो फ्रिज है इसमें एक आपने देखे होंगे एक बटन लगी हुई रहती है। आपके फ्रिज खोल के देखोगे तो आप डोर का जहाँ पे ये रहता है, लाइट रहता है, वहाँ पे आप देखोगे तो एक बटन लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है थर्मोस्टेट, जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या है कि आपको फ्रिज के अंदर में कितना टेम्परेचर सेट करना है। जबकि आप देखोगे कि धूपकाले में आप जो टेम्परेचर सेट करते हो वो 4 या 5 के ऊपर में सेट करते हो, क्योंकि धूपकाले में आपको जो टेम्परेचर लगता है वो बहुत कम टेम्परेचर लगता है। जबकि आप विंटर सीजन में देखोगे तो आप वो 1 या 2 के ऊपर में सेट करते हो। तो जो अपन टेम्परेचर जो सेट करते हैं वो इसलिए सेट करते हैं ताकि उतना टेम्परेचर अगर आ जाए, उतना टेम्परेचर आ जाए तो आप देखोगे कि ये जो आपका कंप्रेसर है ये चलना बंद हो जाता है। आप देखोगे कि आपके घर की जो फ्रिज है उसका कुछ देर तक के आवाज़ आती है, और कुछ देर के बाद में आवाज़ आना बंद हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद में आवाज़ आता है, फिर कुछ देर के बाद में आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जितना आपने टेम्परेचर सेट की हो आपके फ्रिज के अंदर में, अगर उतना टेम्परेचर अचीव्ड हो गया तो ये कंप्रेसर क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, ये कंप्रेसर चलना बंद हो जाता है। और अगर उतना टेम्परेचर सेट ये वाला टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आप क्या करते हो, उसका वो कंप्रेसर फिर से ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपका घर का फ्रिज काम करता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हरदम जो घर का फ्रिज है वो काम करता है कौन सी सिस्टम के ऊपर में, वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर में काम करता है। और उसकी जो कैपेसिटी एक्सप्रेस किया जाता है वो लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। लीटर में क्या एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये जो यहाँ पे जो पानी रख रहे हो ये कितने लीटर पानी आप रख सकते हो, मतलब कितने लीटर पानी रख सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि 165 लीटर पानी मैं ये फ्रिज में रखूंगा। अगर मैंने 165 लीटर की फ्रिज लिया, 165 लीटर जिसकी कैपेसिटी है जो फ्रिज की, तो उतनी फ्रिज लिया, तो ये फ्रिज के अंदर में मैं 165 लीटर पानी रखूंगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। 165 लीटर क्या है इसका, ये 165 लीटर पानी को ठंडा कर सकता है 24 घंटे में। ये जिस फ्रिज की कैपेसिटी 165 लीटर रहेंगी, मतलब जिस भी फ्रिज की कैपेसिटी 165 लीटर है, मतलब वो फ्रिज क्या कर सकती है,
एक 165 लीटर जो पानी है उसको ठंडा कर सकती है 24 घंटे में। 165 लीटर के पानी को ठंडा कर सकती है 24 घंटे में। और जिसकी 210 की है तो वो 210 लीटर का पानी को ठंडा कर सकती है। जिसकी 240 की है तो वो 240 लीटर का, जिसको 300 की है तो वो 300 का, जिसको 380 का तो वो 380 का। क्लियर है। तो ये आपको जब भी आप मार्केट में फ्रिज खरीदने जाते हो तो आपको लीटर के हिसाब से ही मिलती है। अगर आप जाओगे मार्केट में कि मेरे को फ्रिज चाहिए तो वो पूछेगा कितने लीटर की चाहिए, कौन सी चाहिए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसको मेरे को एलजी की चाहिए या सैमसंग की चाहिए। वो तो कंपनी होगी, वो कंपनी, हर कंपनी ये वाले कैपेसिटी की फ्रिज बनाती है। आपको कंपनी नहीं बोलना पड़ता। आपको जब फ्रिज खरीदना है तो आप क्या बोलोगे उसको, ये मेरे को 165 लीटर वाली कैपेसिटी की फ्रिज चाहिए या 210 की चाहिए या 240 की चाहिए। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी वो उसके हिसाब से आपको वो बोलना पड़ता है। मतलब फ्रिज को आप जब भी खरीदने जाते हो वो काय के हिसाब से मिलती है, लीटर के हिसाब से। तो ये 165 लीटर, 210 लीटर, 240 लीटर, ये आपको हरदम याद रखना पड़ेगा कि फ्रिज अपन जो खरीदते हो काय के हिसाब से मिलती है, लीटर में मिलती है। क्लियर है। तो ये वर्किंग है अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो अपन ने अभी जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो पढ़े उसी की यहाँ पर लाइन डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कॉम्प्रेसर है। कॉम्प्रेसर का इनलेट जो है वो कनेक्टेड है सक्शन लाइन को। कॉम्प्रेसर का जो इनलेट जो है वो अपना कनेक्टेड है सक्शन लाइन को। फिर उसके बाद में कॉम्प्रेसर का जो आउटलेट है वो कनेक्टेड है अपने डिस्चार्ज लाइन को। कंप्रेसर के आउटलेट को बोला जाता है डिस्चार्ज लाइन को। और कंप्रेसर का इनलेट और इवापोरेटर का आउटलेट, आप देखोगे कंप्रेसर का इनलेट और इवापोरेटर का आउटलेट को जो कनेक्ट करती है वो लाइन, उसको सक्शन लाइन बोलती है। और इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में एक डिवाइस लगा जाता है जिसको बोला जाता है एक्यूमुलेटर, जिसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि ये जो भी इसमें से इवापोरेटर में से जो भी रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको स्टोर करके रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी घर की फ्रिज का टेम्परेचर अचीव्ड हो जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो ये जो भी रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट, ये कंप्रेसर के अंदर में नहीं आता है, वो स्टोर करके रहता है कहाँ में, एक्यूमुलेटर में। ये कहाँ पे स्टोर करके रहता है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है ये ऑपरेटर से, और जब कंप्रेसर में जरूरत नहीं है तब वो स्टोर करके रखता है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज लाइन कनेक्टेड रहती है किसको, कंडेंसर को। तो अपने घर में जो फ्रिज यूज़ होता है उसमें कौन सा कंडेंसर यूज़ होता है, एयर कूल कंडेंसर। क्योंकि आपने देखे हो कि जो भी पीछे में ठंडा हो रहा है, जो भी रेफ्रिजरेंट ठंडा हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, एयर के कारण से हो रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है एयर कूल कंडेंसर। उसको कौन सा कंडेंसर बोलते हैं अपन, एयर कूल कंडेंसर। उसके बाद में एयर कूल कंडेंसर के बाद में एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, जो भी यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर से, जो भी यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर से, उसको स्टोर करके रखने का काम करता है कौन, रिसीवर। जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर को, उसको स्टोर करके काम रखने का काम करता है रिसीवर। उसके बाद में आता है ड्रायर। ड्रायर क्या करता है, जो भी ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसको ड्राई करने का काम, जिसमें डर्ट पार्टिकल्स वगैरह अगर वो रेफ्रिजरेंट में आएंगे तो उसको रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस जो लगा रहता है वो एक्सपांशन डिवाइस। तो अपने घर के फ्रिज में जो एक्सपांशन डिवाइस होता है वो कैपिलरी ट्यूब यूज़ होता है, और कैपिलरी ट्यूब फिर कनेक्टेड रहते हैं अपने ये ऑपरेटर के है। तो क्लियर है। तो अपने घर में जो फ्रिज यूज़ होता है उसमें जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो रहता है हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। अभी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ही यूज़ करते क्योंकि इसके अंदर में ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। अगर आपने हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज़ नहीं किया और अगर वो लीकेज हो गया कभी, तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और रेफ्रिजरेंट लीक होगा तो उसके कारण से बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर में भी और अपने घर के इसमें भी। इसलिए जो अपने घर में जो फ्रिज यूज़ होते हैं उसमें कंप्रेसर यूज़ करते हैं कौन सा, हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। अब हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या है, एक ऐसा कंप्रेसर जो एक ही बॉक्स के अंदर में जो भी मोटर ये कंप्रेसर को चला रही है, जो भी मोटर ये कंप्रेसर को चला रही है, और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट के ऊपर में एक ही बॉक्स के अंदर में पूरा का पूरा स्टोर रहता है। मतलब एक ही बॉक्स के अंदर आप देखोगे आपके फ्रिज के अंदर में एक ब्लैक कलर का बॉक्स रहेगा, उसी के अंदर में पूरा का पूरा आपका कंप्रेसर भी रहता है और उसके अंदर में वो उसको चलाने वाली मोटर भी रहती है, इसलिए उसको बोला जाता है हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर बोलते हैं जिससे कुछ भी जो चीज़ है वो लीक हो नहीं सकती। देन नेक्स्ट जो डिवाइस यूज्ड होता है वो रहता है अपना इवापोरेटर, और जो कि प्लेस्ड किया जाता है फ्रीजर में। जब अभी अपन ने देखे कि ये इवापोरेटर जो रहता है वो कहाँ पर रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है। देन नेक्स्ट जो टाइप का डिवाइस यूज़ होता है वो रहता है एयर कूल्ड कंडेंसर। तो अपने घर में जो पीछे में जो जाली लगी हुई रहती है वो रहती है आपका एयर कूल्ड कंडेंसर। और देन नेक्स्ट
जो डिवाइस यूज़ होता है वो एक्सपांशन वॉल, जो कि आपका कौन सा रहता है, कैपिलरी ट्यूब रहता है अपने घर में, और कंट्रोलिंग डिवाइसेस जैसे कि रिसीवर, ड्रायर, ये बहुत सारी चीज़ें अपने घर के फ्रिज में लगी हुई रहती है। तो इस तरीके से आपका घर का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर काम करता है, और ये कंपोनेंट्स रहते हैं आपके घर के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। क्लियर है? तो जो अपन ने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अभी तक के मैंने जो वर्किंग बताया वो एक बार देख लेते क्या है। तो जो फिगर शोज है वो डोमेस्टिक, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, कौन से पार्ट रहते हैं अपने घर के, इंसुलेटेड बॉक्स देखे अपने, कंप्रेसर देखे, कंडेंसर था, एक्सपांशन वॉल था, और कूलिंग कॉइल थी, और कंट्रोलिंग डिवाइसेस थे। और ये सिस्टम, ये कौन से सिस्टम के ऊपर में वर्क करता है, इट वर्क्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर में काम करता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ये भी बताया मैंने। फिर उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज विथ कूलिंग कॉइल, जो कोल्ड स्टोरेज है, कूलिंग कॉइल जिसको इवापोरेटर बोलते हैं, इस प्लेस्ड ऑन द टॉप साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अपन ने देखे कि जो इवापोरेटर कॉइल रहती है उसको अपन टॉप साइड ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और द रेफ्रिजरेटर फ्लोज थ्रू द इवापोरेटर एंड ऑब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटर बॉक्स। तो रेफ्रिजरेंट जो भी रहता है वो फ्लो करता है इवापोरेटर से, और ऑब्जॉर्व करता है हीट कहाँ से, रेफ्रिजरेटर बॉक्स के अंदर से। देन द वेपर फॉर्म इन द इवापोरेटर कॉइल आर सक बाय द कंप्रेसर, जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट बन रहा है इवापोरेटर कॉइल में वो कंप्रेसर सक करता है, विच कंप्रेसेस द वेपर, और वो क्या करता है, कंप्रेस करता रहता है वो वेपर, एंड सप्लाई टू द कंडेंसर, और वो सप्लाई कर देता है किसको, कंडेंसर को। देन नेक्स्ट कंडेंसर कंडेंसेस द रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर क्या करता है, वो रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है, एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट विच कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर इज देन एक्सपांशन डिवाइस, ये भी बता दिया, एंड अगेन सप्लाई टू द इवापोरेटर कॉइल, और वो फिर से अपन इवापोरेटर कॉइल में सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अपना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो लेट अस समराइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या क्या पढ़े वो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। अपन ने सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। उसके बाद में जो आपका पीओ जो मैप हो रहा है आज के वीडियो से, वो PO1, PO4, PO6 और PO7 मैप हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो लेक्चर से तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल्स यूज इन रेफ्रिजरेशन, कौन से डिफरेंट कंट्रोल्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू, टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।